हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 2 का विभाग नंबर डी के प्रश्न के उत्तर समझने जा रहे हैं। बहुत आसान है, आसान भाषा में लिखा हूं। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है, आपको 3 परखनली दिया जाता है, उसमें एक परखनली आसुत यानी शुद्ध जल दर्शाता है। बाकी के 2 परखनली एक एसिडिक और एक बेसिक विलयन, यानी एक में अम्ल है और दूसरे में क्षार है, एक में एसिड है दूसरे में बेस है। जब आपको सिर्फ लाल लिटमस पेपर दिया गया हो तो प्रत्येक परखनली में रहे घटकों की पहचान आप कैसे करोगे। आपके पास 3 परखनली है, एक परखनली में आसुत जल है, एक परखनली में एसिड है, एक परखनली में बेस यानी क्षार है, और आपको सिर्फ और सिर्फ लिटमस पेपर दिया जा रहा है। उसकी सहायता से आप बताओ किसमें क्या है। ठीक है, उत्तर परखनली ए, परखनली बी, परखनली सी। हमने 3 परखनली का नाम दे दिया ए बी सी। सर्वप्रथम हम लाल लिटमस पेपर परखनली ए बी और सी तीनों में डालेंगे। लाल लिटमस पेपर परखनली ए बी सी तीनों में डालेंगे, और जिस परखनली में लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, जिस भी परखनली में विद्यार्थी मित्रों लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो गया, समझ जाओ उस परखनली में क्षार है। ये तो क्लियर हो गया। लिटमस पेपर तीनों में डाला लाल, और जिसमें लाल लिटमस पेपर नीला हुआ उसमें क्षार है, तो क्लियर हो गया कि क्षार किसमें है वो मालूम पड़ गया। फिर हम क्षार का, किसका, क्षार यानी क्षार मिल गया हमको, जिसमें लाल लिटमस पेपर नीला हुआ वो क्षार हो गया। अब उस क्षार की कुछ बूंदों को बाकी 2 परखनली में डालो, और जिस परखनली का विलयन रंगीन यानी कलरफुल हो जाए, समझ जाओ उसमें क्या है, एसिड है। क्षार डालोगे उस विलयन में, जो विलयन रंगीन हो जाए तो वह समझ जाओ विलयन क्या है, एसिड है। अब तीसरा नंबर, जिस परखनली में कोई परिवर्तन ही ना हो उसी परखनली में आसुत यानी शुद्ध जल है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन 2 क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया होने पर उत्पन्न क्षार का नाम और उसका अणुसूत्र और उसका उपयोग। तो विद्यार्थी मित्रों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अगर अभिक्रिया होता है तो जो क्षार बनेगा उस क्षार का नाम है सोडियम क्लोराइड। यानी ऐसा जैसे NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, तो लवण बनेगा NaCl, राइट, और प्लस पानी भी। ठीक है, तो उस क्षार का नाम, तो क्षार यही है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, उसका अणुसूत्र NaCl, उपयोग खुराक यानी भोजन में, और यह याद रखना उदासीन होता है। राइट विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। राइट, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है पूरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नीचे की आकृति का ध्यान पूर्वक अवलोकन करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ये रही आकृति, राइट, आप आकृति को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले आकृति देख लो। ये थीसेल फनल है, राइट, ये स्टैंड है, ये कॉर्क है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस ये रहा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें, ये परखनली है, ये सोडियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, ये निकास नली है, ये परखनली है। ठीक है, राइट, आकृति समझ में आया। पहला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 का मंद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मंद HCl के साथ अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, CaOH क्वाइस का नाम बताओ। इसका मतलब होता है चूने का पानी अथवा लाइम वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, Ca, राइट ना, कोष्टक में HCO3 क्वाइस, ओके, Ca
कोष्टक में SCO3 ट्वाइस का पानी में सांद्रता कितना है, तो इसकी पानी में सांद्रता बहुत अधिक है। चौथा नंबर, CaOH ट्वाइस में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गैस अगर प्रवाहित करोगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर प्लस पानी मिलेगा, राइट। तो CaOH ट्वाइस में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पत्थर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर मिलेगा और पानी मिलेगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 प्रश्न के आंसर, राइट। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करो। तो ये रहा हमारा डायग्राम, जिसमें इसके अंदर हम HCl और जिंक लेंगे और ये साबुन का पानी है, ये पॉप पॉप आवाज आएगी मोमबत्ती ले जाने पर, राइट ना, इसी को हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, राइट। समझते इसको। स्टेप, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सर्वप्रथम एक परखनली में 5 ml HCl, क्या बोला मैंने, सर्वप्रथम एक परखनली में 5 ml HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दानेदार जिंक के टुकड़े लो। परखनली में क्या लोगे, 5 ml HCl और दानेदार जिंक के टुकड़े। फिर इस प्रकार HCl और दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया होती है और तीव्र आवाज सुनाई देती है, तर 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 की आवाज सुनाई देती है। HCl और दानेदार जिंक Zn अगर ये अभिक्रिया करेंगे तो आवाज आएगी, ठीक है। इनके बीच अभिक्रिया होने से गैस के बुलबुले निकलते हैं। जब इनके बीच अभिक्रिया होती है तो गैस के बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले नाद में भरे साबुन के घोल के ऊपर की ओर उठेंगे। कहाँ पर, जो नाद होता है ना, उसमें साबुन का पानी होता है, उसी साबुन के पानी के ऊपर ये क्या करेंगे, बलबलाएंगे। ओके, देखो ये दिख रहा है ना, ये साबुन का पानी, देखो यहां पर आपको ये देखो बुलबुलाने के ये जो बिंदी बिंदी है ना, बुलबुला रहे हैं, यही हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब हम इस बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। इस प्रकार तीव्र ध्वनि के साथ जो गैस उत्पन्न होती है वही गैस तुम्हारी हाइड्रोजन गैस है, राइट। ये दिख रहा है ना, ये बुलबुले ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ पर एक मोमबत्ती ली है ना, तो ये जो है ना पॉप पॉप की आवाज आएगी, यही गैस है और इसी गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसे हम पानी की अधः विस्थापन विधि द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। इस गैस को हम पानी के अधः विस्थापन या अधः नासवन की विधि से बाहर निकाल लेते हैं। समीकरण है धातु प्लस एसिड, यानी धातु में तुम्हारा क्या हो गया, Zn जिंक के टुकड़े, और एसिड में हो गया HCl, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। यानी किसी भी धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर उस धातु का लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये पूरी प्रक्रिया का समीकरण यही होगा, ठीक है, इस तरह का समीकरण होगा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पर टिप्पणी लिखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, इस पर टिप्पणी लिखना है। ध्यान से देखना पहले, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या मैंने बोला, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो वह वियोजित हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन वियोजित हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों, कारण कि इसमें जो उत्पाद मिलता है, एक क्लोरीन मिलता है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्लोरीन को क्लोर बोलेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार बोलेंगे, इसी को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। समीकरण समझो, देखो ये रहा सोडियम क्लोराइड, राइट, इसमें क्या करना है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो पानी तो लेना पड़ेगा ना, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस पानी। अब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ आपको क्लोरीन गैस भी मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, और
हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना? इसको आप संतुलित कर सकते हो। जैसे यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl1 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे 2 Na हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ 2 Na। अब यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, 2 लगा दो, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। इस तरह से संतुलित हो गया, राइट। अब इसका उपयोग क्या होता है? जल उपचार में, साबुन बनाने में, नाली क्लीनर में, इस सोडियम, राइट ना, सोडियम क्लोराइड का उपयोग है, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब सोडियम इस विधि में देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की विधि में एनोड पर Cl2 गैस मिलता है और कैथोड पर H2 गैस मिलता है, और कैथोड के पास NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आप लिखोगे, आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और उसका उपयोग, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं, राइट। ध्यान देना थोड़ा। पहले तो ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले क्या होगा? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। ये कैसे बनेगा पहले इसको देखो ध्यान से, ठीक है। पहला नंबर, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो क्लोरीन गैस मिलेगा। क्या बोला मैंने? सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो कौन सा गैस मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगा। फिर क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी गैस का उपयोग? क्लोरीन गैस। कहाँ से आया क्लोरीन गैस? सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर। फिर इस क्लोरीन गैस का बुझा हुआ चूना यानी CaOH ट्वाइस के साथ अगर अभिक्रिया कराओगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने के लिए होता है, बट क्लोरीन गैस का उपयोग कैसे होगा? तो क्लोरीन गैस का बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा। इसे हम कैल्शियम क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। समीकरण देखो, ये रहा क्लोरीन गैस और इसका बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस के साथ अभिक्रिया कराओगे तो CaOCl2 ये आपका मिल गया विरंजक चूर्ण और प्लस पानी। अब इसका उपयोग जानो। जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए, कागज उद्योग के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए, ये तुम्हारा ये ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है। क्या ये? विरंजक चूर्ण। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? टूटे हड्डी को ना, यहां आएगा व्यवस्थित, लिखना भूल गया। टूटे हड्डी को व्यवस्थित रूप से जोड़ने के लिए डॉक्टर जो सफेद पाउडर का उपयोग करता है, पहला प्रश्न, उसका रासायनिक नाम बताओ, रासायनिक सूत्र। तो डॉक्टर टूटे हड्डी को जोड़ने के लिए जो रासायनिक पाउडर का उपयोग करता है उसका रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2, ठीक है। दूसरा नंबर, उसकी बनावट कैसी बनती है? तो जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। बट कैसे? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करोगे तो जिप्सम अपने जल के अणुओं का त्याग कर देगा, यानी जिप्सम में जो पानी की मात्रा है, राइट, जिप्सम उस पानी की मात्रा को थोड़ा त्याग कर देगा। जैसे कि जिप्सम का अणु सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, यानी ये 2 है, राइट ना। अब उसमें से यहां पर देखो कितना, 1/2, यानी 1/2 का मतलब कैसा होता है? एक तरह से 0.5 यानी आधा, 0.5 यानी आधा, यानी 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5, ये 4 0.5 को जोड़ोगे ना तब 2 आएगा। उसमें से एक 0.5 ये त्याग कर देता है, राइट, यानी ये तीनों इसके पास बचते हैं, यानी इसी को 1/2 बोलेंगे, ठीक है, राइट। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा नंबर, प्रश्न में दिए गए उपयोग के अलावा कोई 2 उपयोग, दिए गए उपयोग यही है, टूटे हड्डी को व्यवस्थित करने के लिए, इसको मत लिखना। दूसरा नंबर है बांध काम, बिल्डिंग में बांध काम करना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, और मूर्तियां बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। छठे नंबर में यही 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, धोने के सोडा का बनावट और उसके उपयोग लिखो। धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2, ये रहा तुम्हारा धोने का सोडा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है?
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखो क्या कैसे बनावट होगा। सर्वप्रथम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। बोलो, बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे, मतलब उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होगा। और धोने का सोडा एक क्षारीय लवण है, यानी नमक है। ठीक है, अब ये तो हिंदी में मैंने बता दिया आपको, ये हिंदी में बताया ना मैंने। अब इसको समीकरण में समझ जाओ। बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, डेल्टा मतलब गर्म करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलेगा। ठीक है, अब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का क्या करेंगे? पुनः क्रिस्टलीकरण। पुनः क्रिस्टलीकरण मैंने इसमें पानी मिलाएंगे। पानी कितना मिलाएंगे? 10H2O। तो धोने का सोडा मिलेगा Na2CO3 इंटू 10H2O, राइट ना, अर्थात सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, राइट। इसका उपयोग देखो कांच, साबुन, कागज उद्योग में, बोरेक्स पाउडर बनाने में, घरों के साफ सफाई में, कठोर जल को मृदु बनाने में। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा है धोने का सोडा, राइट। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होता है। क्वेश्चन 8 में पहला 5 बिलियन है। A B C D और E 5 बिलियन को सार्वत्रिक सूचक के द्वारा जांच करने पर क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 pH दर्शाता है। यानी ABCDE ये 5 बिलियन है, इसको सार्वत्रिक सूचक के द्वारा मापा गया है और उसके अकॉर्डिंग pH का मान 4, 1, 11, 7 और 9 है। तो कौन सा बिलियन? ठीक है, पहला नंबर उदासीन होगा। तो उदासीन कौन होगा? तो बिलियन डी का मान कितना है? 7। जब पीएच का मान 7 होगा ना तो वह बिलियन उदासीन, यानी ना तो उसमें अम्ल ना तो उसमें क्षार। प्रबल एसिडिक का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी जो सबसे कम होगा, सबसे कम 1 है, यानी बी, यानी बिलियन बी जो पीएच बराबर बिलियन बी, राइट ना, यानी पीएच बराबर 1 बिलियन बी है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों। तीसरा नंबर है निर्बल एसिडिक। तो निर्बलिक एसिड तो बिलियन, इसमें होगा ई, यानी 9 बिलियन ई, जिसका पीएच कितना है? 9 है। ये निर्बल बेस होगा, क्योंकि आपको विद्यार्थी मित्र इस तरह से जो पीएच स्केल बनता है, तो यहाँ पर आपका 7 आएगा, तो यहाँ 1 से लेके 7, और यहाँ क्या आएगा? 14, राइट। और आपके पास क्या है? 11 है। तो अगर यहाँ 14 आएगा तो 11 यहाँ आएगा, तो इसके इधर आएगा ना, तो निर्बल क्षार। ठीक है, निर्बल एसिडिक, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, निर्बल क्षार है ना, तो निर्बल क्षार क्या कितना होगा? ओहो, यहाँ निर्बल क्षार, तो निर्बल क्षार कितना होगा? बिलियन ई, पीएच बराबर 9, क्योंकि देखो ना ये 14 है, राइट, यहाँ पे क्षार काफी ज्यादा होगा, और 11 है तो इधर भी ज्यादा होगा, लेकिन 9 है तो 9 थोड़ा कम होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी देखो 14, फिर 13, 11, 10, 9, तो ये क्षार बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा, सबसे कम कौन होगा? तो 9 होगा, तो यहाँ पर 9 है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, पीएच के मूल्य के आधार पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चढ़ते क्रम पे लिखो। ठीक है, अब पीएच आप में सबसे पहले 11 आएगा, फिर 9 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, इस तरह से हमने चढ़ते क्रम में रखा। और सांद्रता H प्लस आयन 10 की घात माइनस पीएच होता है, तो 10 की घात 10 की घात 10 की घात 10 की घात 10 की घात, ये सिंबल सब में लगा दीजिए। और ये -11, -9, -7, -4, -1, इस तरह से आपको लिख देना है। तो हमारा ये पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर होता है पूरा, 8वीं का पहला है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा पहला था, और ये दूसरा, मतलब 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे संयोजन हाइड्रोजन दर्शाते हैं, परंतु हम इन्हें एसिड की तरह वर्गीकृत नहीं कर सकते। विद्यार्थी मित्रों, अल्कोहल यानी एथेनॉल और ग्लूकोज, ये दोनों संयोजन हाइड्रोजन तो दर्शाते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है, परंतु हम इन्हें एसिड की तरह वर्गीकृत नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आपको समझने के लिए आकृति 2.3 को देखने का। 2.3 इसमें कैसा है कि इसमें देखो कील है ना, और तनु अम्लीय विलयन है, HCl है। ठीक है,
और HCl में आपको अच्छे से मालूम है कि H+ यानी हाइड्रोजन होता है। और देखो कील है, ये देखो और ये देखो, इस तरह से देखो, ये स्विच है और ये बल्ब है और ये बैटरी है। बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है ना, यानी ये क्लियर है कि जिस विलयन में हाइड्रोजन होता है, राइट, तो बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। बट अभी क्वेश्चन में क्या है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे संयोजन में हाइड्रोजन तो है, परंतु वह एसिड की तरह वर्गीकृत नहीं किए जा सकते। ऐसा क्या कारण है कि नहीं किया जा सकते? तो सबसे पहले याद आना, जब भी हाइड्रोजन होगा तो बल्ब जलेगा, राइट, ठीक है। देखते हैं आगे, आकृति 2.3 में है, आपने सब कुछ देख ही लिया, मैंने आपको बता ही दिया। अब ध्यान से समझो, राइट, अवलोकन करते हैं, राइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोनों विलयन में बल्ब प्रकाशित नहीं होता है, यह दर्शाता है कि दोनों विलयन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। अर्थात इसके अंदर जो अम्लीय विलयन लिया है ना, अगर इसके अंदर मैं क्या ले लूं, अल्कोहल ले लूं या इसके अंदर मैं ग्लूकोज ले लूं तो बल्ब जलेगा नहीं। इसके अंदर मैं अगर अल्कोहल या ग्लूकोज ले लूं तो बल्ब नहीं जलेगा, राइट, नहीं जलेगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इससे यह साबित होता है कि एथेनॉल यानी अल्कोहल और ग्लूकोज का आयनीकरण नहीं होता, परिणाम स्वरूप इसमें H+ आयन उत्पन्न नहीं होता हाइड्रोजन होने के बावजूद भी, जबकि एसिड में H+ आयन उत्पन्न होता है और एसिड में विद्युत का प्रवाह भी होता है। जो भी एसिड होता है उसमें H+ आयन होता है, विद्युत का प्रवाह भी होता है। इन सब आधार पर हम कह सकते हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज के संयोजन को हम एसिड में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। हम एसिड में वर्गीकृत तभी करेंगे जब अल्कोहल और ग्लूकोज में H+ आयन उत्पन्न होगा, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जब उससे बल्ब जलेगा, तब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, बस ये कंप्लीट हो गया हमारा, बस इतना ही छोटा था, क्वेश्चन नंबर 9 पूरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे के प्रश्नों के उत्तर दो। पहला नंबर, H2 और Cl2 का उपयोग बताओ। H2 यानी हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में होता है, अमोनिया गैस बनाने में होता है, वनस्पति तेल के उत्पादन में होता है। और क्लोरीन गैस का उपयोग जल उपचार यानी जल को साफ करने, पानी को जंतु रहित करने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, फिर इसके ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, सजीवों के अस्तित्व में पीएच का महत्व। तो सजीव में हमारा शरीर आता है, शरीर में देखो, शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगर हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 है तो अच्छा खासा काम करेगा। अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो शरीर में ढेर सारी बीमारियां पैदा होने लगेंगी। फिर वर्षा के जल की स्टोरी जानो। जलचर प्राणियों के लिए 5.6 से अगर वर्षा का पीएच का मान 5.6 से कम हुआ ना, तो वह वर्षा नहीं होगी, वह अम्लीय वर्षा हो जाएगी। ठीक है, इससे फसलों को भारी मात्रा में नुकसान भी होता है ना। और साथ ही साथ जलचर प्राणी जो जल में प्राणी रहते हैं उनकी मौत भी हो जाती है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है पूरा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का पहला प्रश्न, क्या सभी क्षार पानी में विलय है? तो बिल्कुल नहीं, सभी क्षार पानी में विलय नहीं है। जैसे CaOH ट्वाइस, FeOH, राइट 3, ये सब जो क्षार हैं जो पानी में विलय नहीं है। दूसरा, पानी में घुले क्षार को क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। पानी में जो भी क्षार घुलता है उसे अल्काइन कहते हैं। अब इसके गुणधर्म, राइट, क्षार के गुणधर्म, क्षार का सतह चिकना होता है और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और उदाहरण डालो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार का उदाहरण है। ठीक है, चौथा नंबर, क्षार बेज का एसिड के साथ, यानी क्षार का एसिड के साथ अभिक्रिया। तो ये देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, HCl यह अम्ल यानी एसिड है, और क्षार का एसिड के साथ अभिक्रिया होगा तो लवण प्लस पानी यानी NaCl, Na का लवण NaCl और पानी H2O, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। राइट विद्यार्थी मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 12वां नंबर, नीचे प्रश्नों के उत्तर दो। पहला नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभी मैंने बताया कि अम्ल और क्षार के बीच अगर अभिक्रिया होगा तो लवण और पानी का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH क्षार है, HCl अम्ल है, तो लवण यानी NaCl बनेगा, पानी H2O। फिर KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अम्ल है, इससे K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट का लवण प्लस पानी। समीकरण संतुलित करना आपको आता ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि सपोज कीजिए यहाँ पर K2 है तो यहाँ पर 2 लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 2 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसके आगे 2 लगा दिया 4,
बाकी सब कुछ देख लो, सब सेम टू सेम है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा। इसी में दूसरा प्रश्न है, जमीन में पीएच का महत्व याद रखना। इसी में क्वेश्चन 12 का ये पहला था, अभी क्वेश्चन 12 का दूसरा है कि जमीन में पीएच का महत्व बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि जमीन का पीएच 6.5 से 7.3 होता है। जमीन का जो पीएच वैल्यू होता है 6.5 से 7.3 होता है, राइट। अगर 6.5 से कम हुआ, अगर जमीन का पीएच 6.5 से कम हुआ, ठीक है, राइट, तो वह जमीन खराब हो जाएगी। अब उसे अच्छा करने के लिए उस जमीन में क्या मिलाएंगे, लाइम यानी चूना मिलाएंगे, जिससे वह जमीन उदासीन होगा। 6.5 से अगर कम पीएच होता है, देखो 6.5 से 7.3 यानी जमीन में अम्ल और क्षार दोनों होता है, और जमीन का पीएच 6.5 से कम यानी एसिड बढ़ गया। एसिड बढ़ गया तो उदासीन करने के लिए उसमें चूना मिलाएंगे, जिससे जमीन उदासीन होगा। और अगर जमीन का पीएच 7.3 से अधिक हो गया तो समझ जाओ जमीन में क्षार बढ़ गया। अब क्षार को उदासीन करने के लिए जमीन में जिप्सम CaSO4 × 2H2O मिलाएंगे विद्यार्थी मित्रों। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। इस तरह विद्यार्थी मित्रों हमारा चैप्टर नंबर 2 विभाग डी होता है पूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एग्जाम में 2 क्वेश्चन यानी 4 4 8 नंबर आएगा। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।